सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बीसू। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 10th का सिलेबस उठा लिया था। तो उसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस को शुरू किया था। तो ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या मेरे चैनल पे भी प्लेलिस्ट में अपलोड है। तो जो लोग ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं 1 और 2 वो देख लें, वो पार्ट देख कर आए, देन ये लेक्चर उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, और फिर हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट्स को देखा, यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड वो सब सो ऑन। आगे हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ को देखा। देन हम लोगों ने पार्ट 1 में ही न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर दिया। फिर उसमें हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा कैसे प्लांट में न्यूट्रिशन होता है। देन हम लोगों ने पार्ट 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखा, यानी कि पैरामेसिया में देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अमीबा में देखा। देन हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी कंप्लीट किया। देन अब हम लोग के पास फूड तो ऑप्टेन हो गया है, और फिर उस फूड से हम लोग को एनर्जी ऑप्टेन करना है, ठीक। तो उसको हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू ऑप्टेन करेंगे। तो पार्ट 3 में हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग वो नहीं लेक्चर्स देखें उनको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो जो भी लोग ये लेक्चर शुरू करना चाहते हैं तो वो पहले उसको देख ले, देन इसको शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको 1 मिनट में ज़रा इंट्रोडक्शन दे दूँ। इस चैनल पे मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज को ईजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हूँ, देन लाइन बाई लाइन पढ़ाता हूँ। आप लोग ऐसा जानते हो कि आप ऑर्डर राइटर्स का बुक पढ़ रहे हो तो पढ़ना बंद करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो। वो एनसीईआरटी ही मेन है आपके लिए, वो बाइबल है, उसी से ही क्वेश्चन आएगा। सेम उसके लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, बिटवीन द लाइन क्वेश्चन आता है। तो इसलिए एनसीईआरटी पे फोकस करो। इस चैनल पे वन एंड ओनली ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जो एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ा रहे हैं हम क्लास 10th के, और उसको इंटरचेंज कर दिए, इजी लैंग्वेज में भी कर दिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस चैप्टर का अगर आपको नोट चाहिए, जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विद बीसू, मैं वहाँ पे आपको लिंक के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। इसको आप पढ़ लो, देन आपको एनसीईआरटी को पढ़ने की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि मैं इस चैनल पे एक्टिविटी भी करा रहा हूँ। एनसीईआरटी के बुक में जो भी एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो भी सारे चीज़ मैं भी करा रहा हूँ इस चैनल पे। तो चलिए इसी के साथ अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेशन, तो एज नेम सजेस्ट, इसमें हम लोग जो अब फूड हम लोग के सेल तक पहुंचा हुआ है डाइजेस्ट होके सिंपल फॉर्म में, जो कि एब्जॉर्ब कर लिया हम लोग का सेल, उससे हम लोग को एनर्जी निकालना है, यानी फूड से एनर्जी निकालना है उसको बर्न करके। तो इसको हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ लेते हैं, देन हम लोग उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फूड से एनर्जी के निकालने के तरीका को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ respiration involves taking in oxygen into cell using releasing energy, burning of food, then eliminating waste products, carbon dioxide, वाटर फ्रॉम बॉडी। मतलब कि जो हम लोग का रेस्पिरेशन होता है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में सेल क्या करता है, जो ये फूड मॉलिक्यूल्स है इसको बर्न करता है, यानी ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंक देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है, और जो बॉडी है उस फूड से एनर्जी फाइनली ऑब्टेन कर लेता है। तो ये भी जो भी प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये सेल के अंदर होता है। सो इसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और जो ये रेस्पिरेशन है ये एकदम एसेंशियल है, मोस्ट एसेंशियल है ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि इसी से अगर आप फूड ले भी लेते हो, न्यूट्रिशन कर भी लेते हो, तो आपको एनर्जी चाहिए। ओवरऑल तो आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो अब एनर्जी रेस्पिरेशन देता है। अब रेस्पिरेशन ही नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं होगा, फिर वो फूड लेने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए। कोई भी एक्सक्रीशन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी लाइफ प्रोसेस बिना एनर्जी के कैरी नहीं होगा। तो रेस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू एटीपी और सो सेल परफॉर्म केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग जो एटीपी है कैसे ये होता है, ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन फाइनली हम लोग को समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होती हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। और ये क्यों एब्सेंट में होता है ऑक्सीजन के, ये सारे चीज़ भी मैंने ये लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि हम लोग नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं या फिर थोड़ा बहुत दौड़ते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। उसमें हम लोग के बॉडी को, मतलब बॉडी के हर एक सेल को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। और वही एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि जिमिंग हो गया, जिसमें आप देखते हो हम लोग बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फास्ट, और फास्ट करने से ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में सेल को नहीं मिलता। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये दोनों, इसको हम लोग आगे डिटेल्स में देख लेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं।
तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूज करे उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन फर्स्ट स्टेप द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 मॉलिक्यूल into 3 molecule carbon called pyruvate। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। मतलब कि ये जो फर्स्ट प्रोसेस जो है ये मतलब कि ग्लूकोज को ब्रेक करना पायरुवेट में, ये या तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये दोनों में सेम होने वाला है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट में जो है सेल के साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज को जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर दिया जाता है पायरुवेट में। यानी सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो जाता है, या तो एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, उसमें भी हम लोग ये प्रोसेस जरूर देखेंगे। फिर ये जो पायरुवेट होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है और ये जो ब्रेकडाउन होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। फिर फर्दर क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन takes place in the mitochondria। This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecules into 3 molecules of carbon dioxide, water and energy। Then अब क्या होता है? और फाइनली जो वो पायरुवेट होता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है वो ब्रेकडाउन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और प्रेजेंस में कहाँ होता है? सेल के किस पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हम लोग 9th में भी हम लोग पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है। तो इसी कारण की वजह से वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो पायरुवेट है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक करता है किस किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वेस्ट होते हैं ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं थ्रू एक्सक्रीशन। और कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर के थ्रू निकल जाता है, यानी कि एक्सलेशन जब ब्रेथिंग आउट होता है उसमें निकल जाता है, और वाटर जो है हम लोग के यूरिन के थ्रू निकल जाता है। और फाइनली ओवरऑल हम लोग को जो डिजायर प्रोडक्ट था वो एनर्जी ही था, जो कि पूरे लाइफ प्रोसेस को कैरी करेगा, पूरे सेल को एनर्जी देगा ताकि पूरे सेल अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। तो फाइनली एरोबिक से इस तरह से एनर्जी निकलता है। फर्स्ट वाला जो प्रोसेस होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है पायरुवेट में जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। देन सेकेंड वाला प्रोसेस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है किसका? पायरुवेट का। पायरुवेट क्या होता है? जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है उसको ब्रेक किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद ब्रेक करने के बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसे ब्रेक किया जाता है। देन क्या रिलीज होता है? वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एनर्जी होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट होता है, जो वेस्ट बॉडी से बाहर आ जाते हैं, और जो एनर्जी है वो हम लोग के काम में आ जाता है। ठीक है, उसी का हम लोग को नीड था। ठीक, अब देन जो एनर्जी रिलीज एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये क्यों होता है हम देखेंगे। मतलब कि जो भी फाइनली प्रोडक्ट में हम लोग को एनर्जी मिला एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले रेस्पिरेशन में, वो बहुत 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 ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्यों होता है, काहे के लिए होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ही एक और केस होता है, उसे हम लोग देख लेंगे। बेसिकली ये तो एनारोबिक में आ जाना चाहिए, लेकिन एरोबिक में ही हम लोग को इसे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड है। समटाइम्स व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि कभी कभी हम लोग के बॉडी सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इन आवर मसल सेल अनदर pathway is breakdown of pyruvate is taken place. The pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecules and built up the lactic acid in our muscle during sudden activities cause cramps। यानी कि फर्स्ट स्टेप तो साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक होता है ग्लूकोज और पायरुवेट बन गया, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है हम लोग के मसल सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होना चाहिए। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है। अब क्यों मिलता है? अब हम लोग ज़्यादा तेजी में दौड़ने लगते हैं जिसकी वजह से हम लोग का ब्रीथिंग तेज होता है और ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हम लोग इंटेक नहीं कर पाते, यानी सेल तक इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है उसके वजह से क्या होता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने की जगह लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और एनर्जी तो एज इट इज प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। और ये लैक्टिक एसिड जो है ये हम लोग के मसल में बिल्डअप हो जाता है, और मसल में जब ये बन जाता है सडन एक्टिविटी चेंज से, तो ये क्रैम्प कर देता है, यानी कि मसल को मतलब कि सीज कर देता है, यानी दर्द करने लगता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, क्रैम्प हो जाता है। जिमर्स लोग इसी फेनोमेनन का यूज करके अपना मसल बिल्डिंग का काम करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन अब हम लोग एनारोबिक की तरफ आगे चलेंगे। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वैसा रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ती है रेस्पिरेशन में, उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। As we all know that
द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इंटू 6, ये 6 मॉलिक्यूल कार्बन होता है, यानी कि जो ग्लूकोज है ये ब्रेकडाउन होता है। किसमें ब्रेकडाउन होता है? कार्बन, जो कि 3, जो ये पायरुवेट जो कि क्या होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और ये टेक्स प्लेस किसमें होता है? ये किसमें पार्ट होता है? ये साइटोप्लाज्म, यानी कि दोनों एनारोबिक या एरोबिक। फर्स्ट जो प्रोसेस यही है कि ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, जो कि ब्रेक होकर क्या बनता है? पायरुवेट। और ये किसमें होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और एरोबिक में उसके आगे जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक हो जाता है। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट और बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अपना एनर्जी गेन करते हैं, और विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और उसे हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन द ग्लूकोज फूड एंड इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड एनर्जी रिलीज। तो अब यहाँ पे आप देखो, जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन करके जो पायरुवेट है उसको क्या चीज़ में ब्रेक कर देता है? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब जैसे देखो, ईस्ट जो है वो एक तो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, छोटा सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी देखो स्मॉलर सेल था। प्लांट से ऐसे कोई मतलब नहीं है, मतलब कि जो बैक्टीरिया है और ईस्ट है हम लोग के कंपेरिजन में और कितना छोटा है, बहुत छोटा है। तो उसको एनर्जी की ज़्यादा नीड है? ऑफ कोर्स नहीं है ज़्यादा नीड, उसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाएगा तो वो अपना काम चला लेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस में तो साइटोप्लाज्म में ब्रेक कर गया, ग्लूकोज ब्रेक करके पायरुवेट बन गया। अब देन उसके बाद जो है, जो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये ईस्ट के अंदर, ये क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पे वाटर के जगह ये इथेनॉल प्रोड्यूस कर देता है। देन ठीक है, और यही इथेनॉल हम लोग के क्या चीज़ में काम होता है? जो हम लोग बियर बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, शराब बनाते हैं, यही इथेनॉल हम लोग को काम आता है। तो आई होप आप लोग को फर्मेंटेशन बहुत सुने होंगे कि ईस्ट को कैसे फर्मेनेंट करके हम लोग कैसे ये जो वाइन, विस्की, ये फिर जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो कैसे ऑप्टेट करते हैं, आखिर कैसे इथेनॉल बनाता है ईस्ट। तो आई होप आपको ये रिएक्शन के बाद समझ में आ गया होगा। और फिर जो एनर्जी एज अ प्रोडक्ट इसको चाहिए वो एनर्जी रिलीज हो जाता है। ये बहुत कम होता है, प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आई होप आपको एरोबिक और एनारोबिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देन हम लोग बहुत सारा एनर्जी बार बार एनर्जी पढ़ रहे हैं, अब एनर्जी के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो एनर्जी हम लोग का जो प्रोड्यूस होता है, कुछ तो यूज हो गया, अब जरूरी नहीं है कि पूरा एनर्जी एक बार में ही यूज हो जाए, रिलीज होते हैं पूरा हम लोग यूज कर लें। तो जो नहीं यूज होता है उसको हम लोग एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में सेल में हम लोग रख देते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म जो है, जो एनर्जी बच जाता है उसको एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में उसको रिजर्व की तरह बॉडी में रख देता है। देन ये एटीपी क्या होता है? एटीपी इज द करेंसी ऑफ मस्ट सेलुलर प्रोसेस। जो भी काम होता है उसका ये करेंसी होता है, यानी कि ये एनर्जी का करेंसी होता है एटीपी। ठीक, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी इन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि अब आपके यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मानो ये ए है, ठीक, ए, और इसके साथ 2 फॉस्फेट यानी कि डाइफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सेल में होते हैं। ठीक, अब रेस्पिरेशन हुआ, फूड ब्रेक हुआ और एनर्जी आया, तो ये क्या करता है? ए और ये मतलब कि सॉरी एडीपी यानी कि डाइफॉस्फेट जो है ये क्या करता है? जो एनर्जी यूज हो गया वो यूज हो गया, जो बचा एनर्जी है ये एक और फॉस्फेट के साथ क्या करता है? ये बॉन्ड बना लेता है, और एडीपी क्या बन जाता है? एनर्जी का यूज करके एटीपी बना लेता है, यानी कि ट्राइफॉस्फेट, और ये तीनों फॉस्फेट एक साथ जुड़ जाते हैं। अब आप लोग ये जानते जरूर होंगे कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होता है, वो मॉलिक्यूल एनर्जी को ले लेता है, और फिर जब ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाता है तो एनर्जी रिलीज भी होता है। ठीक, तो जो एडीपी यानी डाइफॉस्फेट था, एक और हम लोग वहाँ फॉस्फेट लाए और बॉन्ड बना दिए, और वो एनर्जी कहाँ से आया? रेस्पिरेशन से आया, और एनर्जी आने के बाद वो ट्राइफॉस्फेट हो गया, यानी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एडीपी देखो ये बॉन्ड बना के एटीपी बना लिया, और फिर जब हम लोग को एनर्जी की नीड होगी तो ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को ब्रेक कर देंगे, यानी डाइफॉस्फेट एडीपी हो जाएगा फिर, और वो जो बॉन्ड टूटने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी को हम लोग यूज कर लेंगे। आई होप ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जिनको ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा वो इसको थोड़ा सा एक बार और देख लें, देन उन लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक, हाउ सेल कैन प्रोवाइड एनर्जी मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस, इट कैन बी यूज्ड एज ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। जैसा कि हम लोग देखते हैं
जैसे कि बैटरी जो है उसके थ्रू हम लोग लाइट एनर्जी यानी कि एलईडी बल्ब वगैरह जला के लाइट एनर्जी भी लेते हैं। देन मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लेते हैं, यानी कि हम लोग फैन का भी यूज करते हैं जिससे हम लोग को हवा मिलता है। बहुत सारे यूज में हम लोग का सेल बहुत सारे काम में यूज आता है, ठीक है, यानी यूज कर सकते हैं बहुत सारे काम में, ठीक। सेम उसी तरह जो ये एटीपी है, एटीपी सेल के लिए वैसा काम करता है, यानी कि एटीपी जो है ऐसा एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू सेल जो अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कंडक्शन करता है नर्व इम्पल्सेस का, जो मोटर मसल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें काम आता है। तो सेम ये भी एनर्जी होता है, ये एक ऐसा एनर्जी होता है जिसका यूज करके सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग आगे चलते हैं। अब गैस एक्सचेंजर इन प्लांट पढ़ेंगे, मतलब कि गैस कैसे एक्सचेंज होता है प्लांट में, मतलब कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है या फिर कैसे ऑक्सीजन को हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं, फिर रेस्पिरेशन में कैसे यूज होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस में। अब प्लांट के पास तो एक एडवांटेज है, वो फूड अपना खुद बना सकता है, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन हम लोग के पास तो वो एडवांटेज नहीं है, हम लोग को फूड बाहर से इंटेक करना होता है। तो पहले हम लोग देन प्लांट को देखेंगे, फिर उसके आगे हम लोग ह्यूमन बींग्स में देखेंगे ये कैसे होता है। तो लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी। अब एनिमल और प्लांट दोनों को एनर्जी की नीड है। द प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और ये जो प्लांट है ये भी रेस्पिरेशन के थ्रू अपना एनर्जी ऑब्टेन करता है। प्लांट ऑल्सो यूज द ऑक्सीजन एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट है वो एयर से ही ऑक्सीजन को लेता है और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अब इसमें दो केस होता है, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो इसमें दो केस होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस ऑकर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। अब डे टाइम में आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है, यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस में एज अ प्रोडक्ट ऑक्सीजन बाहर आता है। The leaves uses some oxygen for respiration and rest of the oxygen diffuses out into the air। मतलब कि अब देखो फोटोसिंथेसिस हुआ, उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, और उसी ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसी में से कुछ ऑक्सीजन का यूज करके प्लांट रेस्पिरेशन कर लेता है, ठीक। और फिर रेस्पिरेशन करने के बाद वो मतलब कि अब पूरा ऑक्सीजन को यूज नहीं करता, कुछ ही ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन भी कर लेता है। Again during daytime carbon dioxide is produced by the respiration is all used up by photosynthesis by leaves. Even more carbon dioxide is taken from air. Does net gas exchange leaves during O2 diffuses out and CO2 diffuses in। अब हमको अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दो, समझ में आएगा। देखो पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुआ। अब वही ऑक्सीजन का यूज करके क्या हुआ, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक। वही ऑक्सीजन का यूज मतलब उस ऑक्सीजन के थोड़ा सा पार्ट को यूज करके रेस्पिरेशन हो जाता है। मान लो कि ये एक प्लांट है और प्लांट में बड़ा सा पी होता है, यानी बहुत सारा फोटोसिंथेसिस होता है, और छोटा सा आर होता है, यानी रेस्पिरेशन की बहुत कम नीड पड़ती है, ठीक है। यानी अब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुआ बहुत सारा, उसी में से थोड़ा सा ऑक्सीजन यूज करके रेस्पिरेशन हो गया। और रेस्पिरेशन में आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो तो प्लांट कंज्यूम करता ही करता है, साथ में ही हम लोग एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेता है। यानी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया, यानी कि ओवरऑल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ये कंज्यूम करता है डे टाइम में, और CO2 को रिलीज कर देता है। अब एज कंपेयर टू डे टाइम, अब नाइट टाइम में आप देखो अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा नहीं। देन ऑक्सीजन जो एयर की तरफ है वो एयर से प्लांट की तरफ आ जाएगा, यानी रेस्पिरेशन में जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेगा और देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके डिफ्यूज कर देगा बाहर एटमॉस्फेयर में, और वो अपना एक्सचेंज ऑफ लीव कर लेगा। यानी कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उस फोटोसिंथेसिस से निकले हुए ही ऑक्सीजन का यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। यानी ओवरऑल नेट गैस एक्सचेंज देखो तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वो रिलीज नहीं करता है, वो कंज्यूम कर लेता है और ऑक्सीजन को ज़्यादा रिलीज कर देता है। और नाइट टाइम में देखो तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है नहीं रहा है, और फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा है तो एक तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, और दूसरा जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्लांट कंज्यूम नहीं कर पाता। यानी रात में नेट गैस एक्सचेंज ये हो जाता है कि CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक। फिर अब एनिमल्स जो हैं और जो अब प्लांट में तो हम लोगों ने देख लिया कैसे स्टोमाटा होता है, उसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। अब एनिमल्स में कैसे होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अपने अंदर तरीका इवॉल्व कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारे टेक्निक इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रेथ करते हैं एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपना मतलब कि ऑप्टेन करते हैं। जैसे कि हम लोग को देखो, हम लोग तो लैंड पे हैं तो हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ऑप्टेन कर लेते हैं, लेकिन वही कंपेयर करो आप वाटर ऑर्गेनिज्म से, मतलब कि जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व, जैसे कि फिश है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, वो वाटर से लेता है। तो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसी को वो लेता है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फेयरली लो इन, इसको मैं बोले अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो है वाटर में कम सॉल्यूबल होता है, तो नॉर्मली हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं आसानी से, लेकिन वही फिश जो है वो वाटर के अंदर होता है तो वो वाटर से ऑक्सीजन लेता है। तो वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन कम, मतलब कि कम डिजॉल्वेबल होता है, यानी कम अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो जो फिश होता है वो क्या करता है, उसका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है, यानी कि वो जल्दी 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 वो ब्रीथिंग करता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है हर साल एग्जाम में, मैक्सिमम टाइम आता है कि जो फिश है उसका ब्रीथिंग रेट, यानी कि वो ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी वाटर को क्यों लेता है। अब क्यों लेता है, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, और वाटर के अंदर जो है कम सॉल्यूबल होता है ऑक्सीजन, वाटर के अंदर कम प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, तो इसीलिए वो ऑक्सीजन के फुलफिल को, यानी ऑक्सीजन को पूरा तरह से लेने के लिए वो जो ब्रीथिंग है ह्यूमन बींग से ज़्यादा तेज करता है कि उसको ऑक्सीजन पूरा कंप्लीट अमाउंट में मिल जाए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, और ये एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गन के थ्रू, मतलब कि और जो टेरेस्ट्रियल फिश के अंदर तो हम लोगों ने देख लिया गिल्स के थ्रू होता है ऑक्सीजन, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के थ्रू। और अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो जो ऑक्सीजन है वो उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ऑल द ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया सिंस एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टेक्स प्लेस अक्रॉस द सरफेस। यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, और उस ऑर्गन का एक मतलब कि फैसिलिटी होना चाहिए, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगा और आसानी से हो पाएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस दिस इज यूजली प्लेस्ड इन द बॉडी सो देयर हैव ए पैसेज दैट विल टेक एयर इनसाइड इनटू द ईट। मतलब कि जैसे कि देखो जो भी ऑर्गन जो हम लोग के रेस्पिरेशन के लिए होते हैं वो बहुत उनको प्रोटेक्शन की नीड होती है, तो इसीलिए वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स के बॉडी के अंदर होते हैं ताकि उनको अच्छे से प्रोटेक्शन मिले। तो अब इसको हम लोग जैसे कि हम लोगों ने प्लांट के अंदर देख लिया रेस्पिरेशन कैसे होता है, फिर टेरेस्ट्रियल में हम लोगों ने फिश के अंदर देख लिया गिल्स के थ्रू वो वाटर से कैसे लेता है ऑक्सीजन। अब देखा हम लोगों ने वो बहुत तेज तरीके से लेता है। क्यों तेज लेता है, क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम सॉल्यूबल होता है और कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो अपने ऑक्सीजन को पूरा फुलफिल करने के लिए बहुत तेज ब्रेथ करता है ताकि उसको ऑक्सीजन कंप्लीट यानी सफिशियंट अमाउंट में मिल जाए एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास एटमॉस्फेयर में सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, इसीलिए उसका ब्रीथिंग रेट फिश के मुकाबले स्लो होता है। तो चलिए अब हम लोगों ने प्लांट के अंदर फाइनली देख लिया, अब उसको हम लोग रेस्पिरेशन एनिमल के अंदर कैसे होता है उसको देखेंगे। तो उससे पहले ये बच्चा कुछ कह रहा है भैया ने इतना मेहनत किया है तो एक ये लेक्चर के लिए एक लाइक तो बनता है यार। अभी पॉज करो, अभी के अभी एक लाइक करो और कमेंट करो आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर। ठीक, देन इस छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग अपना एक्टिविटी को शुरू करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन मेरा ज़्यादा होता है, अगर आप डेडिकेटेड हो तो ज़रूर देखोगे। अगर जिनको अच्छा लग नहीं रहा है कि एक बार में कवर हो पाएगा तो वो यहाँ पे रोक सकते हैं और देन अगले डे इसको, क्योंकि मेरा वीडियो का फ्रीक्वेंसी एक दिन गैप करके मैं अपलोड करता हूँ, तो आप एक लेक्चर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ आधा को एक दिन और आधा को एक दिन देख सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम लोग प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इतना सारा लाइक 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 बोल रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करो और नीडी पीपल तक जरूर पहुँचा जिनको इनकी नीड है, जो ज़्यादा महंगा कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम डेडिकेटेड, हम फ्री एजुकेशन चलाने चाहते तो हम भी अनअकैडमी पर आ जाते, लेकिन नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको फ्री एजुकेशन करना है, फ्री एजुकेशन आप लोग को देना है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा हूँ। आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, एग्जाम के टाइम रिविजन सीरीज कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो नीडी पीपल तक जरूर पहुँचाइए जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जिनको इवन कोचिंग जाने और क्लास जाने के बाद भी जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो मेरा लेक्चर जरूर ज्वाइन करें, उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो
चलिए एक लाइक करिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसी के साथ हम लोग का ब्रेक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्टिविटी 6.4, अब कोई लोग बोलेंगे कि एक्टिविटी 6.12 कराया आपने, 3 नहीं कराया। तो 3 भाई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, वो आप लोग अपने से कर सकते हो। तो जो आप लोग अपने से नहीं कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सिर्फ करा रहा हूँ। अब ये एक रेस्पिरेशन का एग्जाम एक एक्टिविटी है, उसको हम लोग करना है। तो पहले हम लोग को 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में फ्रेश लाइम वाटर लेना है। ठीक, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब, मतलब 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेना है और दोनों के अंदर लाइम वाटर लेना है। और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हम लोग के लंग्स के थ्रू, मतलब कि हम लोग को अपने मुंह से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकना है सिरिंज के, ठीक। और एक में एक सिरिंज यानी एक पिचकारी लेके कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट ट्यूब के अंदर फेंकना है। मतलब कि एक जो टेस्ट ट्यूब है देख रहे हो आप, सिरिंज लेके मुंह से फेंकोगे उस, मतलब उस टेस्ट ट्यूब में आप मुंह से हवा फेंकोगे, ठीक। और एक में उसमें आप पिचकारी से उस लाइम वाटर में, एक टेस्ट ट्यूब के लाइम वाटर में हवा फेंकोगे। तो एज हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग मतलब बॉडी के अंदर जो हम लोग इनहेल करते हैं उसमें तो हम लोग एटमॉस्फेयर के पूरे गैसेज के मिक्सर को इनहेल करते हैं, ठीक। देन जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हम लोग सिर्फ CO2 को एक्सहेल करते हैं। अब इसको हम लोग को प्रूव करना है कि सिर्फ हम लोग CO2 ही को, मतलब कि CO2 ही लार्ज अमाउंट में हम लोग एक्सहेल करते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर थ्रू करते हैं, मतलब कि निकालते हैं। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग बाहर निकालते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है। दस वी कैन कंक्लूड दैट CO2 पासेस थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब लाइम वाटर को हम लोग जानते हैं उसके थ्रू उसका रिएक्शन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू पास करे, रिएक्शन हो तो वो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। तो केस 1 मतलब कि हम लोग जिसमें मुंह से फेंके हैं, मतलब अपने लंग्स के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू, यानी कि इस वाले केस में जो हम लोग हवा फेंके वो माउथ और लंग के थ्रू फेंके हैं, ये हाईली मिल्की यानी बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा मिल्की यानी कि प्योर मिल्की कलर में हो जाता है। इन केस ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स से जो हवा हम लोग फेंके हैं वो बहुत हाईली मिल्की हो जाता है। लेकिन केस 2 में जिसमें हम लोगों ने सिरिंज और पिचकारी का यूज किया हुआ था उसमें जो है वो कम मिल्की होता है, यानी स्लाइटली मिल्की होता है, ठीक है, वो स्लाइटली मिल्की होता है, ठीक। अब इसी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ब्लो किए हम लोग लाइम वाटर में वाटर वो ज़्यादा मिल्की हो गया जो हम लोग के लंग्स के थ्रू जो निकला था। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है वो CO2 कम कंटेन करता है एज कम्पेयर टू आवर लंग्स, मतलब कि हमारा जो लंग्स बाहर जो रिलीज करता है हवा वो CO2 ज़्यादा कंज्यूम करता है, यानी कि कंटेन करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया हो। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन में आ जाता है CBSE में। तो आई होप आपको इसको अच्छे से एक बार और देख लें, ठीक। फिर देन हम लोग आगे चलते हैं। अब फाइनली हम लोग ये लास्ट टाइम में आ गए, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इन ह्यूमन बींग्स मेनी ऑर्गन्स टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दिस ऑर्गन्स आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और उन पूरे ओवरऑल ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। इसको मैं पढ़ते चलूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करते चलूंगा, डोंट वरी। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोज, नोजल पैसेज, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। मतलब कि जो हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं वो नोज होते हैं, नोजल पैसेज होते हैं, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होता है और देन डायफ्राम होता है और लंग्स होता है, ठीक। तो नोजल पैसेज ये होता है जिसके थ्रू एयर जो है इंटर करता है लंग्स तक, ठीक है। और जो नोज होता है वो नोज के थ्रू हम लोग अंदर लेते हैं एयर को, अपने बॉडी के अंदर एयर को लेते हैं, ठीक है। The human respiratory system begins with the nose and then goes to the nasal passage, ठीक। अब हम लोग का जो रेस्पिरेशन है हम लोग के नोज से शुरू हो जाता है। नोज के हम लोग के 2 होल्स होते हैं जिसे हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर को लेते हैं, देन वो उस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नोजल पैसेज में, यहाँ पे नोजल पैसेज ये नोज है आप लोग का देखो, ठीक। ये नोज के थ्रू हम लोगों ने एयर को लिया, 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, 2 होल होते हैं, फिर वो एयर कहाँ आ जाते हैं, नोजल पैसेज में आ जाते हैं। जो नोजल पैसेज होता है वो नेसल पैसेज जो होता है उसमें फाइन एयर्स और म्यूकस होते हैं। इनका क्या काम होता है, जब एयर पास करता है नोजल पैसेज के थ्रू, अब एटमॉस्फेयर में आप देखो कितना ज़्यादा आज के डेट में पॉल्यूशन है, 10 पार्टिकल्स भी साथ में पास करता है एटमॉस्फेयर के एयर के साथ।
तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इम्प्यूरिटीज भी उसमें होता है और डस्ट भी होता है। तो ये जो नोजल हेयर होता है ये बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल को तो ये ट्रैप कर लेता है, यानी नोजल हेयर ही बड़े बड़े जो डस्ट पार्टिकल है उसको तो ट्रैप कर लेता है। देन जो ये म्यूकस होता है ये हल्का सा मतलब कि लिक्विड लाइक चिपचिपा स्ट्रक्चर होता है। जो छोटे छोटे स्मॉल डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस चिपका लेते हैं अपने अंदर, और जो फाइन हेयर्स होते हैं ये बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल को फाइनली यानी यहाँ की यानी नोजल पैसेज में फाइनली एयर का फिल्ट्रेशन हो गया, यानी जो हम लोगों ने एयर लिया था उसको फिल्टर कर लिया और देन नोजल पैसेज के थ्रू अब आगे बढ़ता है। फिर अब आगे क्या होता है, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फायरिंग्स, यानी कि फायरिंग्स जो होता है वो थ्रोट यानी कि जो थ्रोट जो होता है जिसको हम लोग थ्रोट बोलते हैं, ये कंठ भी जिसको हम लोग बोलते हैं उसे ही हम लोग फायरिंग्स बोलते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स के जस्ट ऊपर वाला यानी लिरिंग्स के जस्ट ऊपर वाला फायरिंग्स होता है। ये क्या होता है, ये माउथ और उसके बीच का जंक्शन टाइप का होता है, यानी कि द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप, यानी कि विंड पाइप और माउथ के बीच का ये स्ट्रक्चर, यानी कि ये कॉमन पैथवे होता है। ये फायरिंग्स है, यहाँ तक जो फूड है और एयर है दोनों यहाँ पर दोनों आते हैं, ठीक। इसके बाद डिवाइडेशन होता है। फूड जो है फूड पाइप यानी ईसोफिगस के थ्रू अंदर जाता है, और जो एयर है जो हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर लिए हैं वो विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के थ्रू अंदर जाता है। देन एयर इंटर्स इनटू द फायरिंग्स एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप ट्रैकिया, ठीक। और जो एयर है ट्रैकिया के थ्रू, यानी कि देखो ये डायग्राम में आपको दिखा, पहले नॉस्ट्रिल्स से आया एयर, देन नॉस्ट्रिल्स के बाद नोजल पैसेज में आया जहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन हुआ, देन फिल्ट्रेशन के होने के बाद फायरिंग्स में आया, फायरिंग्स के बाद लिरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स में आया, और वॉइस बॉक्स के बाद आने के बाद फाइनली ये विंड पाइप यानी कि विंड पाइप का अनदर नेम ट्रैकिया होता है और ट्रैकिया में पहुंच गया, ठीक। जो ट्रैकिया है ये कॉलेप्स नहीं होता है, यानी कि जैसे कि मान लो कब एयर जो है सूखा है, अब जानते हो कि सूखा चीज पास कर रहा है एक पाइप के थ्रू, तो चांस होता है कि वो कॉलेप्स कर जाए, यानी कि आपस में उनका वाल सट जाए, यानी कि आपस में क्लोज में आ जाए। क्लोज में आ जाएगा तो हम लोग को अचानक से सफोकेशन हो जाएगा, हम लोग के अंदर एयर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का डेथ हो सकता है, ठीक। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको सपोर्ट किया जाता है रिंग ऑफ कार्टिलेज सॉफ्ट बोन, यानी ये जो ट्रैकिया जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हो राउंड राउंड, ये बोन से घिरा होता है। ये जो बोन होता है ये कार्टिलेज होता है जो कि ट्रैकिया को कॉलेप्स करने से बचाता है, यानी कि ट्रैकिया को आपस में कॉलेप्स नहीं होने देता है, जिसके थ्रू हम लोग का ऑक्सीजन आसानी से, ऑक्सीजन नहीं जो एयर है वो आसानी, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो हम लोग ले रहे हैं वो तो हम लोग मिक्सर ही लेते हैं, फाइनली लंग्स में उसका प्यूरिफिकेशन होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फाइनली इससे एयर आसानी से पास कर पाए, इसीलिए इस पे ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है जो कि कॉलेप्स होने से ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है। जो ट्रैकिया है वो नेक से नीचे आता है और डिवाइड हो जाता है दो ट्यूब्स कॉल्ड ब्रांकियाई इन लोअर इन। देखो अब यहाँ पे एकदम देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग के अंदर दो लंग्स होते हैं, ठीक। अब ये जो विंड पाइप है आया यहाँ पर, और एक टाइम के बाद ये जो विंड पाइप है यानी कि ट्रैकिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लंग्स में साइड के चला जाता है और एक दूसरे लंग के साइड में चला जाता है, यानी ट्रैकिया ही डिवाइड हो जाता है दो ट्यूब में, उसको हम लोग ब्रोंकिया ही बोलते हैं। यानी ट्रिकिया है यानी कि विंड पाइप ही फाइनली लंग्स के पास आने में दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि एक पार्ट जो है एक लंग्स एक साइड के लंग में जाता है और दूसरा पाइप जो है दूसरे साइड के पार्ट में जाता है, और उस डिवाइडेड पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रोंकाई होते हैं टू लंग्स से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं और दोनों साइड के लंग से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में, सॉरी ये पीछे आ गया, ठीक। और ये जो लंग्स हैं ये चेस्ट के अंदर लाई करते हैं, यानी चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय ए मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायफ्राम। जो ये आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। इसके नीचे जो होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी एक ये सेपरेशन का काम करता है, एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है और ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेपरेट करता है, यानी इसके अंदर जो है टोटल जो डाइजेशन के ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसके ऊपर टोटल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको डायफ्राम क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम लोग आगे चलते हैं। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू द लंग्स एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब देखो जैसे कि ये दो लंग्स के अंदर एक ट्रैकिया जो था वो डिवाइड कर गया ब्रोंकाई में, और वो जो ब्रोंकाई है दोनों लंग्स के अंदर वो भी छोटे छोटे ट्यूब में, मतलब ये एक ब्रोंकियाई है और ये एक ब्रोंकियाई ये छोटे छोटे ट्यूब में
डिवाइड होने लगते हैं एक लंग्स के अंदर, दोनों के अंदर ये फिनोमेना होता है। इस भी लंग के अंदर ये जो ब्रोंकाई है ये छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होने लगते हैं, ठीक। उस ट्यूब को क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ब्रोंक्यूल्स के इंड में है, जो ये ब्रोंक्यूल्स है, इसके इंड में एक मतलब बैलून साइक बैग साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। ये एल्वोलाई, और यही होता है साइट होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज ऑकर्स होता है, यानी एल्वोलाई में ही गैस एक्सचेंज ऑकर होता है। द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई आर वेरी थिन एंड सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज इट इन द एल्वोलाई द गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस। जो ये एल्वोलाई होता है, एक तो ये इसका जो वाल होता है बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज हो पाता है, और इसके कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अब हम भी लोग जानते हैं कि ब्लड के थ्रू ही गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इन एल्वोलाई गैस एक्सचेंज टेक प्लेस। और फाइनली जो हम लोग के बॉडी का एल्वोलाई ही है, लंग्स के अंदर का जो एल्वोलाई है, जहाँ पे साइट होता है, एग्जैक्ट साइट होता है गैस एक्सचेंज का, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे, देन उसके बाद खत्म हो जाएगा। व्हेन वी ब्रेथ लेफ्ट ऑफ आवर रिव and faulten our diaphragm and the chest cavity become larger as result because of air sucked into the lungs and feels expanded of alveoli। मतलब कि जब हम लोग ब्रेथ करते हैं, जब हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर को अपने अंदर लेते हैं, तो हम लोग का जो है जो चेस्ट है वो फ्लैट माने कि फूल जाता है, ठीक है। और फूलने क्यों फूल जाता है, क्योंकि हम लोग अंदर एयर लेते हैं और एल्वोलाई जो होता है वो फूल जाता है, ठीक है। और फूलने की वजह से हम लोग का जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। द एल्वोलाई इज सराउंडेड बाई थिन ब्लड सेल वेसल्स कॉल्ड capillaries carrying the blood in them and so oxygen diffuses from out alveoli walls and carry the blood। अब जो alveoli जो होता है वो blood carry से सराउंडेड होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो ब्लड आता है वो ब्लड क्या करता है, वहाँ पे फाइनली ऑक्सीजन वहाँ से डिफ्यूज होता है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है, और वो ब्लड जो है ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुँचाता है, जिससे हम लोग का लाइफ प्रोसेस कैरी होता है। द ऑक्सीजन इज कैरी आउट बाई द ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैरी करता है और पूरे बॉडी पार्ट तक ले जाता है। एज ब्लड पासेज थ्रू द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिफ्यूजेड विद द सेल। जैसा कि हम लोगों ने एल्वोलाई में देखा, जो हम लोग का ब्लड है पास करता है एल्वोलाई के थ्रू, तो वहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। क्यों डिफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट में, एल्वोलाई के कॉन्टेक्ट में ब्लड होता है, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, देन सेल में आता है। अब जैसे ही सेल के कॉन्टेक्ट में आता है ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन सेल के साथ डिफ्यूज करके सेल में चला जाता है। इसी तरह हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। जो ऑक्सीजन जो है वो डाइजेस्टेड फूड के साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है, ठीक। एज ए जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द सेल्स ऑफ बॉडी। द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज विद ब्लड एंड ब्लड कैरी द CO2 बैक टू द लंग्स एंड डिफ्यूजेज आउट इन एल्वोलाई। अब देखो, अब एक ओवरऑल आपको इसको शॉर्ट समरी में समझो। पहले तो एल्वोलाई में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, फिर एल्वोलाई में आया, अब ब्लड आया, एल्वोलाई से ऑक्सीजन लिया और सेल तक गया, सेल को एल्वोलाई ऑक्सीजन दे दिया, और ऑक्सीजन लेने के बाद सेल क्या किया, उस ऑक्सीजन से अपना एनर्जी को रिलीज कर लिया। एनर्जी को रिलीज करने के बाद हम लोगों ने देखा था ना कि वाटर और जो CO2 है वेस्ट प्रोडक्ट में रिलीज होता है, जो CO2 होता है, फिर वही ब्लड लंग्स तक ले जाता है, और लंग्स तक ले जाने के बाद हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं, यानी कि एक्सेल करते हैं। जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। व्हेन वी ब्रेथ आउट द एयर, डायफ्राम मसल अटैच टू द रिब्स रिलैक्स ड्यू टू चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट एंड बिगिन स्मॉलर। दिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट चेस्ट प्रोड्यूसेस CO2 from the alveoli and lungs to the trachea and nostrils, then एयर कम्स आउट। मतलब कि जैसा कि सेम फेनोमेना हम लोग के अंदर हुआ था आने में एयर, सेम उसी तरह अब एल्वोलाई फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया है। अब यहाँ से एल्वोलाई के थ्रू जो एयर है वो बाहर निकलता है, सेम पैसेज को फॉलो करते हुए पहले ट्रैकिया में आता है, देन नोजल पैसेज फिर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद हम लोग का जो चेस्ट है वो फिर रिलैक्स हो जाता है, यानी जो फूला हुआ होता है वो शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है, क्योंकि जो एल्वोलाई के अंदर जो एयर है उसको हम लोग बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक नोट है उसको बात को, ड्यूरिंग द ब्रेथ साइकिल व्हेन एयर इज inlet into the lungs always contain a residual volume of air so sufficient time of oxygen is be absorbed and carbon dioxide to be released। मतलब कि जब भी हम लोग एक रेस्पिरेशन करते हैं, एक ब्रेथिंग साइकिल करते हैं, तो जो हम लोग एयर हम लोग अंदर लेते हैं और फिर हम लोग जो बाहर निकालते हैं, तो उसमें पूरा हम लोग जितना लिए होते हैं ऑक्सीजन उतना पूरा यूज नहीं कर लेते हैं। क्यों यूज नहीं कर लेते हैं, क्योंकि अगर कभी बाई चांस कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो
कुछ अमाउंट रखा जाता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का, जिससे हम लोग सांस अगर कुछ समय तक ना भी लें तो वो यूज हो जाए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, हेंस ऑक्सीजन इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिजॉल्व। देखो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक, तो वो ब्लड के साथ सॉल्युबल हो जाता है, यानी ब्लड के थ्रू आसानी से एल्वोलाई तक पहुंच जाता है। लेकिन यही है जो हम लोग का ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसके लिए ब्लड के ही अंदर आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, जो कि एक पिगमेंट को कैरी करता है हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सेल तक ले जाता है और सेल को जाके दे देता है। फिर सेल के अंदर एक्शन परफॉर्म होता है और फिर जो वो सेल जो है जो CO2 रिलीज करता है वो फाइनली ब्लड के साथ सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल होता है वो आके अल्वोलाई तक देता है और फिर अल्वोलाई के थ्रू फिर ट्रैकिया में जाता है, फिर ट्रैकिया के थ्रू नोजल पैसेज और फिर नोजल पैसेज के थ्रू नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर हम लोग का CO2 रिलीज हो जाता है। देखिए ब्रेथिंग पोजीशन है, जब आउट हुआ है तो कैसे चेस्ट रिलैक्स हो गया, छोटा हो गया, और फिर जो कैसे ब्रेथिंग इन यानी कि हवा को अंदर लिए तो कैसे देखिए ये चेस्ट बड़ा सा हो गया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गया हो। तो ये आपका छोटा सा कि ये डायग्राम है, जब आप रिविजन करो तो आपको ये आसानी हो, मुझसे जब आप नोट लेना तो मैं उसमें ये डायग्राम दे दूंगा, आप यहाँ पे एक जगह पे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए इसी के साथ ये आउल जो है बड़ा बड़ा आंख करके देख रहा है कि इतना बड़ा लेक्चर्स आप लोगों ने एक बार में देखा, तो आपके लिए एक सैल्यूट बनता है। इसी के साथ अगर इतना ही अगर एनर्जी के साथ हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग का सिलेबस सितंबर लास्ट तक ही 10th का खत्म हो जाएगा, इतना एनर्जी से चलते हैं लोग। तो चलिए फुल वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये आउल भी आप लोग से थैंक यू बोल रहा है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग का रेस्पिरेशन खत्म, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहुंचेंगे ट्रांसपोर्टेशन के साथ, देन अगले लेक्चर्स मतलब 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे, उसके बाद ये चैप्टर्स फाइनली खत्म हो जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 आएगा जल्द ही। तो ये जितना भी मैंने चीज़ पढ़ाया, अगर आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे स्टडी विद बीसू पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आप जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें, शेयर करें, नीडी पीपल्स तक पहुंचा दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जरूर दबा लें, जिसके वजह से मैं भी जो भी वीडियो न्यू अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चला जाए। तो आई होप आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ बाय बाय, सी यू सून।